ओके, सो लास्ट क्लास में जो भी हमने पढ़ा था, हमने सेल्स के सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ये सब करा था, उसके ऊपर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी देखे थे। फिर एंड में थोड़ा मैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे आ गया था, है ना। हर अप्लायंस के अंदर जो पावर कंज्यूम होती है उसका क्या मीनिंग होता है, ये सब अपन बात कर रहे थे। तो कुछ भी आपको डाउट है, प्रीवियस क्लास की थ्योरी से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो पहले तो आप वो पूछ सकते हो। एनी डाउट? भी किसी को कोई डाउट है क्या? ब्रेक नहीं मिला? अच्छा, आज ब्रेक नहीं मिला आपको? चलो BB5 अपन, अच्छा तो ठीक है, 2-3 मिनट ब्रेक ले लो, फिर 2-3 मिनट के बाद मिलते हैं अपन, है ना। हाँ तो 3 मिनट ज्यादा नहीं, 3 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, फिर मिलते हैं अपन। और ये थोड़ा पहले बोल देते अपन, क्लास स्टार्ट कर देते। सर को बोलना फिर गगनदीप, है ना, रिक्वेस्ट करना। चलो 5 मिनट ब्रेक है, 5 मिनट के बाद मिलते हैं अपन। ओके, तो आप लोगों के लिए मैंने 2 क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे लिखे हैं, थोड़े से लॉजिकली क्वेश्चन है दोनों। ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। इन फर्स्ट क्वेश्चन we need to find what will be effect on reading of ammeter when key is closed। देखिए यहाँ पर एक की दिखा रखी है, मैंने एक स्विच दिखा रखा है। ये जो स्विच है ना, ये जो की है अभी ओपन है, ये क्लोज नहीं है। इसको क्लोज करेंगे तो ये रजिस्टर भी सर्किट में आ जाएगा। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इस स्विच को क्लोज कर दूं, मतलब कि इस रजिस्टर को सर्किट में लेके आ जाऊं, तो एमिटर की रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? एमिटर की रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? करिए ट्राई। अथर्व का जवाब आ गया, वेरी गुड अथर्व, बहुत इजी क्वेश्चन है। रचित का भी जवाब आ गया, बहुत बढ़िया। युवान का भी आ गया, अभी तक सबके सही आ रहे हैं, वेरी गुड। आकाश, सोहम वेरी गुड, यशवर्धन वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुकन्या नहीं बेटा, कृति नहीं, अंशुल गलत है। चलो काफी बच्चों के सही जवाब है, काफी बच्चों के कुछ कुछ बच्चों के, 2-4 बच्चों के थोड़े गलत भी आए हैं। तो देखो इसमें करना क्या था हमको, अगर ये रजिस्टर सर्किट में मैं ऐड करूंगा तो ऐसा लग रहा है जैसे कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि हमने रेजिस्टेंस ज्यादा कर दिया, पर एक्चुअली मैंने इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करा है। और जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो दोनों से ही छोटा आता है। जो इक्विवेलेंट आता है वो दोनों से ही छोटा आएगा। दो रेजिस्टर जो पैरेलल में होंगे, जैसे R2 और R3 पैरेलल में है, तो उनका जो R इक्विवेलेंट आएगा इट शुड बी R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। दिस इज लाइक रिड्यूस्ड मास, ये रिड्यूस्ड मास जैसा एक्सप्रेशन है। इसकी वैल्यू R2 एंड R3 दोनों से ही छोटी आएगी। इसकी वैल्यू R2 और R3 दोनों से ही छोटे आएगी। कैसे? मैं देखो इसमें R3 नीचे डिवाइड कर दो, R2 नीचे, R3 नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो नीचे आ जाएगा R2 बाय R3 प्लस 1, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। तो आप देखो डिनोमिनेटर 1 से तो बड़ा है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 1, डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है मतलब ये R2 से छोटा नंबर है, ये R2 से छोटा नंबर है, दिस इज लेस देन R2। कैसे समझ में आ रहा है? बिकॉज डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है। और वैसे जब नीचे R2 से डिवाइड करोगे तो समझ में आ जाएगा ये R3 से भी छोटा है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो दोनों में से जो छोटा होता है ना उससे भी छोटा ही आता है। इट इज इवन स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द टू। अब इन दोनों का पैरेलल कनेक्ट करने से क्या होगा कि रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट जो आएगा वो कम हो गया, ये कम हो गया, तो सर्किट में रेजिस्टेंस कम हो रहा है। सर्किट में रेजिस्टेंस कम होगा तो डेफिनेटली जो करंट होना चाहिए वो बढ़ना चाहिए। समझे बात? सिंपल सा एक लॉजिकल क्वेश्चन था, है ना। करंट इन सर्किट शुड इंक्रीज, वेरी गुड। चलो तो इसमें ये लॉजिक आप याद रखना कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज ऑलवेज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द टू। दोनों में से जो सबसे छोटा होता है ना उससे भी छोटा ही आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखा आपने। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सर्किट है, इनफाइनाइट सर्किट है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये R1 या R2 या R1 या R2 या R1 और R2 ऐसे चलते जा रहा है इन्फिनिटी तक। क्या हुआ कि मैंने जब यहाँ पे बैटरी लगाई ना, तो हर एक लिंक के बाद R1 R2 की हर एक लिंक के बाद ईएमएफ जो जहां लगाया था उसका आधा अपन को पोटेंशियल ड्रॉप दिख रहा है। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप E/2 हो गया, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप E/4 हो गया, फिर नेक्स्ट पे पोटेंशियल ड्रॉप E/8 हो जाएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप इज बिकमिंग हाफ आफ्टर एवरी लिंक।
पोटेंशियल ड्रॉप इज बिकमिंग हाफ। ये डायग्राम में दिख रहा है, देखो E/2 E/4 दिखाया है। तो व्हाट इज रेशियो ऑफ R1 एंड R2? आपसे पूछ रहा हूं मैं रेशियो ऑफ R1 एंड R2। R1 R2 का रेशियो बताओ। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई किताबों में मिलता है अपन को क्वेश्चन ये, ठीक है। करिए रेशियो ऑफ R1 एंड R2। अथर्व का जवाब भी आ गया, अथर्व चेक करते। बाकी बच्चे भी करिए, these are just logical questions। तो और का भी जवाब आना चाहिए, अभी तक किसी का नहीं आया। चलो वैभव का भी आया, रक्षित का भी आया, ठीक है। देखते R1 बाय R2 पूछा है आपसे, पूछा मैंने R1 अपॉन R2। गोपाल का भी आ रहा है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। अब नोडल से ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को करने का। मान लेते हैं कि यहाँ पोटेंशियल जीरो था, मान लेते हैं कि यहाँ पोटेंशियल जीरो था। मैं पोटेंशियल को अलग कलर से दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पोटेंशियल जीरो था, यहाँ जीरो, तो यहाँ पे होना चाहिए E, और यहाँ जीरो तो यहाँ भी जीरो। ये नीचे के सब पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, बिकॉज सब वायर से कनेक्टेड पॉइंट है, इन सब पे जीरो हो जाएगा। यहाँ जीरो तो क्वेश्चन में दिए, क्वेश्चन में जो दिया है उसके हिसाब से यहाँ E/2 होना चाहिए। यहाँ जीरो तो क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से यहाँ E/4 होना चाहिए, है ना। इस तरह से अपन को सब जगह के पोटेंशियल मिल गए। अब किसी भी एक पॉइंट पर नोडल लगा दो, है ना, किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ लगा देते हैं नोडल, तो इस तरह से जो करंट आ रहा होगा, नोडल लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस E/2 विल बी E/2 अपॉन R1। ये करंट आया इक्वल टू जाने वाले करंट का एडिशन, दिस शुड इक्वल टू ये वाला करंट वो हो जाएगा E/2 अपॉन R2 प्लस ये वाला करंट वो हो जाएगा E/4, डिफरेंस विल बी E/4 अपॉन R1। ये इक्वेशन मिल रही है हमको, बस इसे सॉल्व कर लीजिए। ये E/4 बाय R1 को यहाँ लेके आओ, E/4 सब जगह E/4 से काम करते हैं ना, E से डिवाइड कर देते, 4 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 2 बाय R1 शुड बी इक्वल टू 2 बाय R2 प्लस 1 बाय R1। ये इधर लेके आ जाओ, तो 1 बाय R1 शुड इक्वल टू 2 बाय R2। तो देखो यहाँ से R1 बाय R2 पूछा था मैंने आपसे, वो आ गया 1/2। बहुत इजी, बस नोडल लगा देना था, नोडल से बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। क्लियर, सबको समझ में आया कैसे करा? अब मेरे पास एक डाउट आ रहा है, नोडल का आइडिया कैसे आया? नोडल का आइडिया इसलिए आया क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंसेस के बारे में मुझे जानकारी थी। जब पोटेंशियल डिफरेंसेस पता होते हैं ना, तो नोडल ही बेटर रहता है। या आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हो क्वेश्चन में, तब नोडल ही जल्दी आंसर देगा। जब करंट पूछे हो तो फिर किरचॉफ लॉ से जल्दी हो जाती चीजें, ठीक है। अब क्योंकि इसमें तो बहुत सारे रूल्स बनने वाले हैं, तो करंट मान के करना तो मुझे लगा कि डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए नोडल से करा, ठीक है। चलो, और करा क्या है, कुछ नहीं, पोटेंशियल यहाँ पे जीरो मान लिया, यहाँ पे जो पोटेंशियल आना चाहिए ये E/2 E/4 उसके साथ से लिख दिए, और इस पॉइंट पे नोडल एनालिसिस लगा दिया, तो यहाँ से आने वाला करंट इक्वल टू यहाँ और यहाँ जाने वाला करंट, सॉल्व कर दिया, आ गया आंसर, ठीक है। हाँ, बहुत सारे पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो हो रहा है, तो नोडल से इजी हो गया, बिल्कुल सही। तो ठीक है, हमने एक दो क्वेश्चन देखे ताकि अपना सर्किट सॉल्विंग भी समझते जाए अपन अच्छे से। 18 में अब हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट,
उसको आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको बताया था बल्ब भी पावर कंज्यूम करते हैं, है ना, और उस पावर को बल्ब लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 100% एफिशिएंसी नहीं होती बल्ब की, जो भी पावर वो कंज्यूम करते हैं वो पूरी की पूरी वो लाइट में कन्वर्ट नहीं करते। चलो, लेकिन फिलहाल अपन जो कंज्यूम करते पावर उसके बारे में इंटरेस्टेड है। अब घरों में बल्ब कैसे लगाना चाहिए वो अपन समझना चाह रहे थे। इसके लिए पहले पढ़ते कि कैसे कैसे लगाने से क्या क्या होता है। तो हम पहले पढ़ेंगे सीरीज में लगाने से क्या होता है। तो पढ़ते हैं अपन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। हर इंस्ट्रूमेंट पे आप कभी भी बाजार से खरीदने जाओ तो इंस्ट्रूमेंट पे दो चीज लिखी रहती है। पहली चीज कितनी पावर कंज्यूम करेगा, दूसरी चीज कितने वोल्टेज पे कंज्यूम करेगा। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को मार्केट से जब खरीदने जाते हो तो उसमें पीछे पढ़ोगे आप तो पावर और उसकी वोल्टेज रेटिंग दी जाती है। अगर आप घर के लिए कोई एलईडी बल्ब लेने जाओगे आजकल तो आपसे पूछते कितने वॉट का चाहिए। 2 वॉट का भी एलईडी बल्ब आता है, 1 वॉट की छोटी छोटी लाइट आती है, 0.5 वॉट का भी एलईडी बल्ब आता है जिसको जीरो लाइट बोलते हैं। आजकल जो एलईडी ट्यूब लाइट्स भी आती है 18 वॉट करीब की आती है, 18-20 वॉट के समथिंग, है ना। एलईडी के बल्ब आते हैं 9 वॉट 18 वॉट इस तरह से। तो आप है ना जो बाजार से जो भी खरीदने जाओगे बल्ब तो पूछते आपको कितने वॉट का चाहिए। वॉट मतलब पावर, कितनी पावर कंजम्पशन वाला चाहिए। ठीक है, जितनी पावर कंजम्पशन वाला होगा उतनी ज्यादा वो लाइट प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि जो पावर कंज्यूम करेगा उसका फ्रैक्शन वो लाइट में प्रोड्यूस करता है। तो हर बल्ब पे एक उसकी पावर की रेटिंग लिखी होती है, साथ ही साथ वोल्टेज की रेटिंग भी लिखी होती है। लेकिन हम लोग नहीं पूछते क्योंकि हमें पता है हमारे घरों में 220 वोल्ट आता है, सबको पता है। तो उन पे जो प्रिंट होता है ना वो भी 220 वोल्ट पे पावर प्रिंट होती है। इंस्ट्रूमेंट पे जो रीडिंग प्रिंट होती है वो 220 वोल्ट पे पावर रीडिंग प्रिंट होती है कि 220 वोल्ट लगाने पे क्या पावर कंजम्पशन होगी। ठीक है, पर अगर आपको वो पता नहीं हो कि 220 वोल्ट पे है तो हर बल्ब पे ना दो चीजों की रीडिंग मिलेगी आपको। मैं साइड में लिख देता हूँ। हर बल्ब क्या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, सिर्फ बल्ब नहीं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में दो चीजों की रीडिंग होती है, पावर और वोल्टेज। पावर मतलब कि क्या पावर कंज्यूम करेगा किस वोल्टेज पे। तो इन रीडिंग से हम उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज से हमको पावर का रिलेशन पता होता है V²/R। तो रेजिस्टेंस ऑफ दैट अप्लायंस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं V²/P से। जो भी अप्लायंस है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे 9 वॉट की एलईडी लगी हुई है, तो 9 वॉट की एलईडी की पावर पता है मुझे 9 वॉट है और 220 वोल्ट पे वर्क कर रही है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना। तो पावर और वोल्टेज ये दो चीजों की रीडिंग होती है। मान लो तुम्हारे पास दो बल्ब थे, उनकी पावर की रेटिंग अलग अलग थी, सेम वोल्टेज पे, पावर की रेटिंग अलग अलग थी। अब इन दोनों का आपने सीरीज में लगा दिया एक अकेले बैटरी के साथ जिसका वोल्टेज V है। फिलहाल पहले मैं आइडियल मान रहा हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। ठीक है, दोनों बल्ब जब अकेले अकेले कनेक्ट होते हैं V वोल्टेज पे तो उनमें जो पावर जनरेट होती है वो P1 P2 थी। इसको V वोल्टेज पे लगाने से इसको P2 पावर जनरेट करेगा, इसको V वोल्टेज पे लगाने पे ये P1 पावर जनरेट करेगा। लेकिन हमने क्या कर दिया, दोनों को सीरीज में कंबाइन करके V वोल्टेज पे लगाया। समझ में आ रही बात। इस अकेले को P2 पावर कंज्यूम करता है ये अगर इसको अकेले को V वोल्टेज पे लगाते हैं। ये P1 पावर कंज्यूम करता है अगर इसको अकेले को V वोल्टेज पे लगाते हैं, लेकिन हमने दोनों को सीरीज में लगा दिया। ठीक है, तो अब दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो V से कम आने वाला है, V पोटेंशियल दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसलिए पावर जो कंज्यूम करेंगे वो P1 P2 नहीं होगी। सही बात है यशवर्धन, बिल्कुल सही बात है ना। अब V दोनों पे डिवाइड हो जाएगा तो जो पावर कंजम्पशन होगा वो P1 P2 नहीं होगा, कुछ और पावर कंज्यूम करेंगे। तो अब जो पावर कंज्यूम कर रहे हैं, मान लो कि ये वाला बल्ब P1 डैश कंज्यूम कर रहा है और ये वाला बल्ब P2 डैश कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, मुझे P1 डैश P2 डैश निकालना है। उसके लिए मैं इन दोनों का रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ, इसका रेजिस्टेंस R1 इसका रेजिस्टेंस R2। उस इक्वेशन से रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बल्ब वो हो जाएगा उसका वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन P1। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 2 R2 हो जाएगा वहां पे वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन P2। अब तुम्हें रेजिस्टेंस पता है तो नेट सर्किट में जो करंट आने वाला है तुम इजीली लिख सकते हो, वो आ जाने वाला है V अपॉन R1 प्लस R2।
और नेट करंट पता है, तो दोनों ने जो पावर कंज्यूम करी होगी वो भी आसानी से लिख सकते हो। P1 डैश हो जाएगा I स्क्वायर R1, P2 डैश हो जाएगा I स्क्वायर R2। ये बात है ना? V वोल्टेज की वजह से जो करंट आ रहा है वो लिख सकते हो वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस करके, उससे I स्क्वायर R1 I स्क्वायर R2 दोनों की पावर निकाल सकते हो। ये बल्ब जिस पावर को कंज्यूम कर रहा है P1 डैश, वो आ गई सेकंड बल्ब की पावर आ गई। ठीक है। अच्छा, अगर हमें डिवाइड करके देखो इन पावर्स को, डिवाइड करके देखो यहाँ पर इन पावर को, तो P1 डैश अपॉन P2 डैश इज R1 बाय R2, बट दिस R1 बाय R2, यहाँ पे ध्यान दो, R1 बाय R2 इज P2 बाय P1, इज P2 बाय P1। बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है मुझको, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है। तुम्हें तो समझ में आया क्या लिखा है वो? आपको कुछ समझ में आया क्या लिखा है? P1 डैश अपॉन P2 डैश, जो पावर वो कंज्यूम कर रहे हैं ना, उनका रेशो मैंने निकाला। फर्स्ट बल्ब ने जो पावर कंज्यूम करी, सेकंड ने जो कंज्यूम करी, उनका रेशो, उनकी जो मार्क्ड पावर है, जो उस पर लिखी हुई पावर है, उसको बोल दिया अपने मार्क्ड पावर, मार्क पावर। जो भी उस पर पावर लिखी हुई थी मार्क्ड पावर, उसके इनवर्स रेशो में आ गए। हाँ, ठीक है। तो जिस बल्ब पे कम पावर लिखी थी, जिस बल्ब पे कम पावर लिखी थी वो ज्यादा पावर से ग्लो करेगा, और जिस पे ज्यादा पावर लिखी थी वो कम पावर से ग्लो करेगा। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप बल्ब जोड़ दो, तो जिस बल्ब को कम ग्लो करना चाहिए था वो ज्यादा ग्लो करेगा, जिसको ज्यादा ग्लो करना चाहिए था वो कम ग्लो करेगा, ऐसा उल्टा हो जाता है। समझे? बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है ना? जो पावर वो एक्चुअली कंज्यूम कर रहे हैं उसका रेशो उनकी लिखी हुई पावर से उल्टा है। मतलब जिस पे ज्यादा पावर लिखी थी वो कम ग्लो करेगा, जिस पे कम लिखी थी वो ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है। अब कुछ पूछ रहा है ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा दिख रहा है हमको यहाँ पे, उन्हें डिजाइन करा था अपन ने पैरेलल में काम करने के लिए, सीरीज में लगा दिया है ना, उन सबको सेम वोल्टेज पे काम करने के लिए बनाया था, पर आपने वोल्टेज कम लगाया उनके अक्रॉस। ठीक है। चलो, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने समझा है, ब्रैकेट में जो लिखा है इसको आप वर्ड में अच्छे से लिख लो, इस चीज को वर्ड में अच्छे से लिख लो। इन सीरीज बल्ब with higher marked power, higher marked power will glow with smallest glow। सीरीज में जिस पे सबसे ज्यादा पावर लिखी थी ना वो सबसे कम ग्लो करेगा। चलो, अब वेदांत पूछ रहा है लेकिन P1 डैश ग्रेटर देन P2 नहीं होगा ना, गिवन दैट P1 माइनस P2, P1 अगर P2 से छोटा है तो P1 डैश ज्यादा आएगा। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो? P1 डैश को P2 से कंपेयर कर रहे हो, वो करते हैं अपन वेट, इंडिविजुअल पावर पे निकालेंगे अपन दोनों की वेट। अभी बस मैंने रेशियो को समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें समझना बाकी है। तो पहली चीज हमने समझी कि सीरीज में जिस बल्ब पे ज्यादा पावर लिख रही थी वो कम ग्लो करता है, जिस पे कम लिख रही थी वो ज्यादा ग्लो करता है। एक तो ये चीज समझी अपन। अब कितनी कितने पावर कंज्यूम कर रहे हैं ये तो रेशो है, रेशो नहीं, मैं एग्जैक्ट पावर निकालना चाह रहा हूँ। अब वो निकालते हैं। चलो, तो P1 डैश का एक्सप्रेशन क्या था ना, P1 डैश का एक्सप्रेशन तुम्हें पता तो है, उसमें I1 स्क्वायर और R1 वैल्यू रख दो। I1 की वैल्यू ये थी, इसका स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इंटू R1, ये आएगा। ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो R1 R2 है ना इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, R1 R2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो P1 डैश ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे R1 हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P1, R2 हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P2, नीचे उस चीज का होल स्क्वायर है, इंटू R1 हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P1। मैंने R1 R2 की वैल्यू पावर्स के टर्म में सब्स्टिट्यूट करी। न्यूमरेटर में देखो V की पावर 4 आ रहा है, इनके प्रोडक्ट से। डिनोमिनेटर में V स्क्वायर कॉमन निकाल के उसकी पावर 4 आ रहा है, तो वो कैंसिल हो जाएगा।
तो P1 डैश डिनोमिनेटर में ये v स्क्वायर गायब कर दिया, नीचे एलसीएम वगैरह ले लो, तो P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 इसका होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन P1। तो ऊपर स्क्वायर में एक P1 कैंसिल कर दो तो आपको मिलेगा P1 P2 स्क्वायर अपॉन P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर। यह आ गया जो पावर कंजम्पशन करने वाला है पहला बल्ब। फर्स्ट बल्ब कितनी पावर कंजम्पशन करने वाला है, दूसरा बल्ब कितनी पावर कंजम्पशन करने वाला है, तो इसमें 1 और 2 बस इंटरचेंज कर देना, वो आ जाएगा P2 इंटू P1 स्क्वायर अपॉन P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर। तो इनमें डिफरेंस क्या था, ये R2 लिखा है, 1 की जगह 2 लिखना है बस, तो 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 कर दिया, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो फर्स्ट बल्ब ने कितनी पावर कंज्यूम करी, सेकंड ने कितनी कंज्यूम करी, वो दोनों आ, ठीक है। और दोनों ही बल्ब जो उनपे पावर लिखी है उससे तो कम ही कंज्यूम करेंगे, दोनों ही बल्ब जो उनपे पावर लिखी है उससे तो कम ही कंज्यूम करेंगे। कैसे समझ में आ रहा है, यहाँ से देखो ये P1 इसमें एक काम करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन था ये छोटा आएगा दोनों की पावर से, है ना, और उसमें P1 P2 से डिवाइड हुआ तो वो छोटा नंबर बन जाएगा, क्योंकि इन पे वोल्टेजेस कम लगे ना, जो वोल्टेज V था वो कम लगा है, वोल्टेज कम लगा तो पावर भी कम आएगी, तो पावर मार्क्ड है उससे दोनों कम ही ग्लो करेंगे, ठीक है। अब इंडिविजुअल बल्ब की पावर भी हमने फाइंड कर ली, अब टोटल कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं, कई बार ये भी पूछा जाता है, पावर दोनों मिलके कितनी कंज्यूम कर रहे हैं वो भी पूछा जाता है हमसे, तो चलो वो निकाल देते हैं, तो दोनों को ऐड कर देते हैं अपन, P1 डैश प्लस P2 डैश को मैंने ऐड कर दिया, तो P1 डैश का एक्सप्रेशन देखो ये रहा, P2 डैश का एक्सप्रेशन ये रहा, दोनों को मैं ऐड करने जाऊंगा तो न्यूमरेटर में देखो अलग चीज है, डिनोमिनेटर में तो सेम है, तो डिनोमिनेटर कॉमन ले लेता हूँ, P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर, है ना, डिनोमिनेटर में देखो सेम चीज है तो कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर में जो अलग अलग चीजें वो लिख देता हूँ, P1 P2 स्क्वायर P2 P1 स्क्वायर, P1 P2 स्क्वायर P2 P1 स्क्वायर, दोनों में ऊपर देखो P1 P2 कॉमन आ रहा है, अंदर एक बचेगा P1 प्लस P2, डिनोमिनेटर में P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर है, तो P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। अरे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बल्ब का जैसे रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आता है, ऐसा लग रहा है जैसे 1 अपॉन T टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 लिखा है, 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 लिखा है, मतलब जो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जुड़ता था तो उन्हीं बल्ब की पावर इनवर्स होकर ऐड होती है, जैसा पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़ता है, क्लियर। ओके, क्या सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए अच्छे से, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़े अपन ने। पहली चीज अपन ने पढ़ी कि मार्क्ड पावर का मतलब क्या होता है, बल्ब पे पावर जो लिखी रहती है उसका मतलब क्या होता है वो पढ़ा अपन ने, उससे हम बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज हमने पढ़ी कि जब अपन दो बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो मार्क्ड पावर होती है उससे वो ग्लो नहीं करेंगे, वो किसी अलग पावर से ग्लो करेंगे, वो किसी अलग पावर से ग्लो करेंगे, P1 डैश P2 डैश, और वो जो अलग पावर है वो हमने निकाली, वो इतनी इतनी आ गई, और इनका रेशो देखा तो मार्क्ड पावर के इनवर्स रेशो में, इसका मतलब सीरीज में जिस पे कम पावर लिखी वो ज्यादा ग्लो करता है, जिस पे ज्यादा लिखी वो कम ग्लो करता है। फिर इंडिविजुअल इन पावर का एडिशन करके टोटल पावर का रिलेशन निकाला, तो टोटल पावर का रिलेशन ऐसा आ गया P1 P2 के टर्म्स में कि वो बल्ब का इनवर्स सॉरी रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा एक्सप्रेशन आ गया। हाँ, तो ग्लो वाला पॉइंट रीड कर देता हूं मैं, इन सीरीज बल्ब विथ हायर मार्क्ड पावर विल ग्लो विथ स्मॉलेस्ट ग्लो, जिसपे सबसे ज्यादा पावर लिखी ना वो सबसे कम ग्लो करेगा, तो ठीक है। हाँ, ये जो रेशियो वाला एक्सप्रेशन लिखा आपने, तो ये तो अपन ने जोर से बोलो थोड़ा। सर ये जो रेशियो वाला एक्सप्रेशन लिखा अपन ने, ये हाँ, तो अपन ने मैथमेटिकली देखा, तो इसका मतलब फिजिकली अपन क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, सर क्यों होता है? देखो मैथमेटिकली ज्यादा समझ सकते हैं, फिजिकली ये बोल सकता हूं मैं कि रेजिस्टेंस जिसे यहाँ पर ध्यान से देखो, पावर जो होती है V स्क्वायर बाय R होती है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस जिसका कम होता है उसमें पावर ज्यादा आती है, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसमें पावर ज्यादा आती है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है, जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें पावर भी कम होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है,
तो यहाँ पर हमने डिजाइन ऐसा करा था, कम रेजिस्टेंस रखकर अपन सोच रहे थे कि उसमें ज्यादा पावर आएगी, रेजिस्टेंस कम रखने से पावर ज्यादा आएगी ऐसा हमको लग रहा था, लेकिन जब सीरीज में जोड़ते हैं तो जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें पावर कम आती है, इसलिए उल्टा हो गया वो। ठीक है, हाँ। और दोनों में जो पावर कंजम्पशन है ना P1 डैश और P2 डैश, बहुत सारी चीजें लिख रहे हो आप, वेट करिए। P1 डैश और P2 डैश ये दोनों की पावर से कम है। जो P1 डैश का एक्सप्रेशन है वो देखो ये रहा, ठीक है, और P2 डैश का एक्सप्रेशन ये रहा, तुम इन्हें अब आप कंपेयर कर सकते हो, तुम इन्हें कंपेयर कर सकते हो। चलो, न्यू पावर ओल्ड वाली से छोटी रहेगी, हाँ, न्यू पावर ओल्ड वाली से छोटी रहेगी, तो हाँ मतलब जो जिसमें ज्यादा पावर आ रही थी पहले, हाँ। उसमें की पावर कम हुई है, उसके कंपैरिजन में जिसमें कम पावर थी उसमें कम पावर कम हुई है, ऐसा है? ये तो आप नंबर जब पता रहेंगे तो कर सकते हैं यार, जब मुझे एग्जैक्ट नंबर पता रहेंगे तो कर सकते हैं, बाकी आपके सामने एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, अब जो तुम चाह रहे हो खुद चेक कर सकते हो। ठीक है, जितने काम की चीजें देखो मैंने बता दी है, अब इसमें ज्यादा चीजें आप सोचना चाह रहे हो कि इस पावर को तुम P1 से कंपेयर कर रहे हो तो P1 से तो ये कम ही है, इसको तुम P1 से कंपेयर करोगे तो P1 से तो ये कम ही आएगी, इसको P2 से कंपेयर करोगे तो P2 से तो कम ही आएगी। अब तुम और नंबर रख के चेक कर सकते हो जो बोलना चाह रहे हो। ठीक है, चलो, तो ठीक है, बेसिक चीजें मैंने बता दी है, बाकी आप और सोचते रहना, और कुछ नहीं आया तो फिर बाद में और पूछ सकते हो। अभी अपन ये जो भी चीजें पढ़ी है इसके बेसिस पे एक छोटी सी चीज मुझे और बतानी है, वो समझते हैं अपन। देखो, जो बल्ब का कॉम्बिनेशन करा हमने, ऐसे ही कई बार हीटर्स का कॉम्बिनेशन भी करवा देते हैं क्वेश्चन में आपसे, हीटर, पानी गर्म करने वाले जो हीटर आते हैं उनका कॉम्बिनेशन भी करवा देते हैं, तो उसमें भी सारे लॉजिक अप्लीकेबल है, सब बिल्कुल वही, बल्ब और हीटर में कोई फर्क नहीं है। बल्ब क्या करता है, बल्ब पावर कंज्यूम करके लाइट में कन्वर्ट करता है, हीटर पावर कंज्यूम करके इसको हीट करता है, वाटर वगैरह हीट करता है। अब हीटर के क्वेश्चन में एक चीज बहुत पूछी जाती है, पानी गर्म करने का टाइम, पानी गर्म करने का टाइम। अब किसी भी पानी को गर्म करने में कितना टाइम लगेगा, वो डिपेंड करेगा पावर कितनी थी हीटर की, कितना पावर दे रहा है उसको हीट के फॉर्म में। अगर वो पावर ज्यादा दे रहा है तो कम टाइम में पानी गर्म हो जाएगा, पावर ज्यादा दे रहा है तो कम टाइम में पानी गर्म हो जाएगा। सही बात है क्या? ज्यादा पावर होगी, पावर का मतलब एनर्जी पर सेकेंड, तो हर सेकेंड ज्यादा एनर्जी दी तो कम टाइम लगेगा ना पानी गर्म होने में। यस, बिल्कुल सही। टोटल जो हीट एनर्जी मिलेगी हीटर में उसको लिख देंगे उसका पावर इंटू टाइम। पावर ज्यादा दे रहा है तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि पानी को जो हीट एनर्जी चाहिए गर्म होने में वो तो फिक्स होगी, 0 से 100 ले जाना है मान लो तो फिक्स एनर्जी लगेगी। ठीक है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि पावर और पी इनवर्स रिलेशन में होते हैं हीटर के, और हीटर टाइम टू हीट अप वाटर, ये इनवर्स में होता है उसकी पावर के, पावर जो लिखी होगी हीटर पे उसके इनवर्स में होगा कि उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब अपन सोच सकते हैं कि दो हीटर अगर सीरीज में जोड़ दिए, मैंने दो हीटर सीरीज में जोड़ दिए, अकेले अकेले मान लो T1 T2 टाइम लेते थे वो पानी गर्म करने में, एक अकेला हीटर पानी को गर्म करने में T1 टाइम ले रहा है, दूसरा अकेला हीटर T2 टाइम ले रहा है। अब दोनों को सीरीज में जोड़ के मैंने लगा दिया, तो बताओ अब टोटल कितना टाइम लेंगे वो पानी गर्म करने में, टोटल कितना टाइम लेंगे? एक अकेला हीटर पानी को T1 टाइम में गर्म करता है, दूसरा हीटर T2 टाइम में गर्म करता है, दोनों को सीरीज में जोड़ के मैंने लगा दिया। अब कितने टाइम में पानी गर्म करेंगे? T1 प्लस T2, बिल्कुल सही। ये देखो रिलेशन, ये पावर को बिल्कुल इनवर्स, T का इनवर्स है ना पावर, T1 will be inverse of 1 by P1, T2 will be inverse of 1 by P2, और जो नया टाइम लगेगा वो इनवर्स होगा नई पावर के, और नई पावर का इनवर्स तो तुम्हें पता है, ये देखो ये लिखा हुआ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो नया पानी को गर्म करने में टाइम वो हो जाएगा T1 प्लस T2। अगर आपके पास दो हीटर से दोनों अकेले अकेले पानी को T1 T2 टाइम में गर्म करते तो मिलकर पानी को गर्म करेंगे इन सीरीज विथ T1 प्लस T2 टाइम। समझ में बात, जो अच्छे से ये कॉन्सेप्ट, ये दिख रहा है अच्छे से नीचे?
यहाँ दिख रहा है? इज इट विजिबल? विजिबल है कि नहीं आपको? ओके, वेरी गुड। चलो, ठीक है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। फिर ओके, चलो, तो ये कॉन्सेप्ट भी लिख लीजिएगा, है ना, कि दो हीटर है, अलग अलग पानी को T1 T2 टाइम में गर्म करते, दोनों को सीरीज में जोड़ के मैंने यूज करा अगर, तो पानी को गर्म करने में टाइम T1 + T2 हो जाएगा। ठीक है? हाँ, दोनों हीटर सीरीज में मिलकर ज्यादा टाइम लेंगे, सीरीज में मिलकर ज्यादा टाइम लेंगे। सीरीज में क्या होता है कि जो पावर से ग्लो करते हैं वो कम हो जाती है ना, जो हीटर पे मार्क्ड पावर है उससे थोड़ी ग्लो करेगा, वो उससे कम पावर से वो चलेगा, तो दोनों कम पावर देंगे, मिलकर मिलकर जो पावर देंगे वो कम हो जाएगी। यहां से समझ में आ रहा है? इसलिए टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक, ओके, तो ये हीटर वाला कॉन्सेप्ट भी देख लिया अपन ने। आगे बढ़ते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब और हीटर का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया अपन ने। फिर अब पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आ जाते हैं। हटा दो साहब, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आ जाए, है ना, मैं इधर का शुरुआत वाला पोर्शन तो हटा देता हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन काफी आसान है। देखिए, फिर से कॉन्सेप्ट तो वो मार्क्ड पावर का तो कॉमन ही रहेगा पैरेलल में भी, है ना। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर मेरे पास दो बल्ब को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया लाइक दिस, दोनों बल्ब पे पावर जो लिखी हुई थी वो P1 P2 थी, वोल्टेज V1 पे, V पर, सेम वोल्टेज V पर दोनों P1 P2 पावर देने वाले थे। अब दोनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट करा, तो पैरेलल में अब जब कनेक्ट कर रहा हूं तो दोनों को V वोल्टेज ही तो दे रहा हूं मैं। कितना वोल्टेज लगाया दोनों के अक्रॉस? V तो लगाया मैंने, पैरेलल में वोल्टेज V ही तो मिलेगा दोनों को। सही बात है क्या? ठीक है, देखो अच्छे से, पैरेलल में उनपे लिखा हुआ था कि V वोल्टेज लगाने पे P1 P2 पावर देंगे, और मैंने V ही तो वोल्टेज लगाया है। कितनी पावर देना चाहिए उनको, किस पावर से ग्लो करना चाहिए उनको? इस बल्ब पे लिखा हुआ था कि अगर इसको V वोल्टेज डिफरेंस दोगे तो P1 पावर से ग्लो करेगा, और तुमने दिया ही V वोल्टेज डिफरेंस है, तो P1 पावर से ही तो ग्लो करेगा। ये जो ग्लो करने वाली जो इसकी पावर आएगी वो P1 ही तो आएगी, और सिमिलरली जो सेकंड बल्ब की पावर आएगी वो P2 ही तो आएगी। सिंपल है ना? तो जो मार्क्ड पावर है बस उसी से तो ग्लो करने वाला है डेफिनेटली है। अब ये P1 पावर से ग्लो कर रहा है, P2 पावर से ग्लो कर रहा है, तो टोटल जो मिलकर पावर कंज्यूम करेंगे वो P1 + P2 ही तो आएगी। समझे बात? तो एक्चुअली हमारे सारे अप्लायंसेस डिजाइन ही पैरेलल के लिए होते हैं, जब वो पैरेलल में कनेक्ट होंगे ना तभी जो पावर लिखी है उससे ग्लो करते हैं। ठीक, चलो, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कंप्लीट, कितना आसान है। हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन कंप्लीट। अंशुल बोल रहा है सब उल्टा काम चल रहा है। अंशुल, उल्टा कैसे बोल रहे हो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि उल्टा काम चल रहा है? ये सेंटेंस क्यों कहा आपने? कैन यू एक्सप्लेन? अच्छा, रेजिस्टेंस से उल्टा चल रहा है, हाँ ठीक है। हाँ, अच्छा, पी का इक्विवेलेंट निकालने में रेजिस्टेंस से उल्टा काम चल रहा है, बिल्कुल सही। रेजिस्टेंस में सीरीज के अंदर सम होता है, यहाँ पावर में पैरेलल में सम होता है, बिल्कुल सही बोल सकते हैं ऐसा। चलो, अब इसमें भी हीटर वाला कॉन्सेप्ट, कि दो हीटर लगा दिए मैंने पैरेलल में, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? टू हीटर takes T1 and T2 time to heat up water. ठीक है, so in parallel time taken will be
T1 T2 upon T1 plus T2, T1 T2 upon T1 plus T2, इतना टाइम लगेगा T1 T2 upon T1 plus T2। ठीक है, अलग अलग T1 T2 टाइम में पानी को गर्म करते हैं, तो अब मिलकर जो टाइम लगेगा वो कम हो जाएगा, वो आ जाएगा T1 T2 upon T1 plus T2, और ये दोनों के टाइम से छोटा ही आएगा। नोट कर लो इस चीज को जल्दी से। ओके चलो, अब ये कुछ सिंपल बेसिक चीजें अपन ने पढ़ ली, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। आगे बढ़ते हैं, इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं अपन। इधर का क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं। चलो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये वॉट होना चाहिए था। एक बल्ब पे मार्किंग दे रखी है मैंने, एक बल्ब पे मैंने मार्किंग दे रखी है, 10 वॉट पावर कंज्यूम करता है 10 वोल्ट पे, तो उसकी मैंने मार्किंग दे रखी है। उस बल्ब को दिए गए सर्किट में मैंने कनेक्ट कर दिया, उस बल्ब को दिए गए सर्किट में मैंने कनेक्ट कर दिया, तो बताओ कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है ये बल्ब, कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। करो, फाइंड द पावर कंजम्पशन बाय बल्ब, फाइंड द पावर कंजम्पशन बाय बल्ब। Find the power consumption by bulb. चलो बहुत बढ़िया, कई बच्चों के जवाब आ रहे हैं मेरे पास। बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लो, उसके बाद सर्किट बस रेजिस्टेंस वाला सर्किट बन जाएगा। बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना तुम्हें पता है, ये लिखा हुआ भी तो देखो आपके सामने। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वोल्टेज का जो भी वोल्टेज मांग दे उसका स्क्वायर करो अपॉन पावर, तो देखो 10 ओम आ जाएगा। तो 10 ओम का रेजिस्टेंस है इसका, ये 10 ओम और ये 10 ओम, और यहाँ 10 वोल्ट, तो 5 एम्पीयर करंट होना चाहिए इसके अंदर, 5 एम्पीयर करंट होना चाहिए यहाँ पे। सिंपल, 10 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप है तो 5 एम्पीयर का करंट होना चाहिए, और करंट तुम्हें पता चल गया, तो बल्ब जो पावर से ग्लो करेगा P डैश, वो हो जाएगा करंट का स्क्वायर इंटू उसका रेजिस्टेंस, करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, 10 वोल्ट, अच्छा ये 20 था ना, तो 0.5 होगा, सॉरी 0.5 का स्क्वायर इंटू 10, तो 0.5 का स्क्वायर 0.25 इंटू 10 कर दो, 2.5 वॉट। जितनी पावर लिखी है उसकी 1/4 पावर से ग्लो कर रहा है। आसान क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन है, लिखिए लिखिए। A heater takes capital T time, a heater takes capital T time to boil some water, to boil some water. A heater takes capital T time to boil some water. Now its heating coil is half, its heating coil is half, उसमें जो हीटिंग कॉइल थी ना उसको आधा कर दिया, its heating coil is half, and the two halves are connected in parallel, and the two halves are connected in parallel, and the two halves
आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हीटर में एक हीटिंग कॉइल होती है, उस हीटिंग कॉइल को आधा कर दिया, वो जो दो हाफ आए उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, एंड द टू हाफ्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, अ हीटर टेक्स टी टाइम टू बॉइल सम वाटर। A heater takes T time to boil some water. Now its heating coil is half, and the two halves are connected in parallel. And the two halves are connected in parallel. Now what will be time required? Now what will be time required to boil the double amount of water? Now what will be time required to boil the double amount of water? To boil the double amount of water. ठीक है? कई बच्चों ने मुझे जवाब मेरा क्वेश्चन रिपीट करने से पहले दे रहे थे। चलो अब सही जा रहे हैं कई बच्चों के जवाब, जिन्होंने भी पहले दिए वो सबके गलत हो गए, जानते हो आप। कुछ कहानी से शिक्षा मिली। हम्म उस कहानी से शिक्षा मिली कि नहीं तुम लोगों को। हाँ है ना, इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन पूरा सुनना चाहिए। और कई बार तुम सामने वालों को अलर्ट कर देते हो, तो तुम्हारे चक्कर में ना फिर वो क्वेश्चन ही बदल देगा। मैंने क्वेश्चन बदल दिया जैसे, ठीक है, तो अपना नुकसान करा आप लोगों ने जल्दबाजी करके। चलो, तो क्वेश्चन में मैंने बोला है कि हीटर की कॉइल है, कोई हीटर है तुम्हारे पास, तो ये कोई हीटर है सपोज, ठीक है। इसमें जो कॉइल थे ना उसको आधा करके डबल कर दिया, तो आधा करके डबल करोगे तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस R/2 पैरेलल में होने से R/4 हो जाएगा, रेजिस्टेंस R/4 हो जाएगा, R/2 पैरेलल में करने से, ठीक है। और रेजिस्टेंस R/4 हो जाएगा तो पावर जो हो जाएगी वो 4 टाइम हो जाएगी। यहाँ पावर अगर P थी तो यहाँ पे पावर 4P हो जाएगी, पावर 4P, तो टाइम सेम अमाउंट ऑफ वाटर के लिए 1/4 हो जाना चाहिए था, सेम वाटर के लिए, तो तुम्हें तो डबल वाटर बोल दिया क्वेश्चन में मैंने, तो उसका डबल अमाउंट टाइम लगेगा, डबल टाइम हो जाएगा फिर T/2 आंसर, ठीक है। चलो, तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन का हो गया हाफ ऑफ द इनिशियल टाइम। ये जो नया हीटर बन गया वो आधा टाइम लेगा पहले से डबल पानी को गर्म करने में। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टम कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है बताओ, सिस्टम कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, हर बल्ब की पावर और मार्क्ड वोल्टेज लिखा हुआ है, सिस्टम कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है बताओ, कंप्लीट सिस्टम कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। चलो काफी आसान क्वेश्चन है, बच्चों के जवाब आ रहे हैं मेरे पास, वेरी गुड। P/2 बल्ब जब पैरेलल में होते हैं तो पावर ऐड करना होती है, इनकी पावर ऐड कर दो तो P हो जाएगी, और ये P और P सीरीज में हाफ हो जाएगा, तो आंसर इज P/2, करेक्ट आंसर इज P/2, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर P/2, ठीक है। क्या है P/2 अच्छे से समझ में आ गया, यस ओके। अब देखो क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं मैं कुछ, क्वेश्चन में मैंने कुछ चेंज कर दिया, अब करो, अब करो क्वेश्चन, समझो अच्छे से मैंने क्या चेंज करा है और करो। क्वेश्चन का चेंज समझ में आ गया आपको।
वेरी गुड। चलो ओम का आंसर भी आ गया। ओम चेक करते हैं अपन। ओम जल्दबाजी मत करिएगा, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं चलेगी इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं था इससे पहले, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है आपके लिए। कम वोल्टेज पे जलता तो है, डिम रहता है बस, ठीक है। चलो काफी वेरिंग आंसर मिल रहे हैं मुझको, किसी का क्या किसी का क्या। तो एक्चुअली इसमें ना गलतियों के बहुत सारे चांस है, क्योंकि ये वाला पोर्शन मैंने पढ़ाया नहीं था आपको। आपको थोड़ा दिमाग लगाना था इसके अंदर। देखो, मैंने आपको जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाया था उसमें ये बात थी कि जो मार्क्ड वोल्टेज होता है ना वही वोल्टेज लगाते हैं अपन। जो मार्क्ड वोल्टेज होता है ना वही वोल्टेज लगाते हैं। यहाँ वैसा केस ही नहीं है, यहाँ मार्क्ड वोल्टेज वाला लगाया नहीं है, उल्टा मार्क्ड वोल्टेज भी अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से करना पड़ेगा आपको। आपको हर बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल के बिल्कुल बेसिक से करना पड़ेगा। इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा R1 वो जाएगा वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन पी। तो एक काम करते हैं, इसका रेजिस्टेंस R1 वो लिख देंगे V/2 का स्क्वायर, तो V²/4 अपॉन पी। तो ये V² जो पी है ना इसको अपन मान लेते हैं 4R। V²/पी को 4R मान लेते हैं, तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस R हो जाएगा। इसको अपन बोल देंगे R, और याद रखेंगे अपन V²/P 4R, ठीक है, इसको R बोल दिया। अब दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, वोल्टेज का स्क्वायर करेंगे तो 4V² अपॉन पावर लिखेंगे P/2। तो P/2 ऊपर गया तो 8 टाइम V²/P, 8 टाइम, और इसका 8 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा 32R। ये 32R हो गया, है ना। देख लो अच्छे से, वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन पावर, वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन पावर करा तो 8V²/P, V²/P को मैंने 4R बोला है, तो V²/P को 4R बोलेंगे तो 32R। ये 32R का रेजिस्टेंस हो गया। ये रेजिस्टेंस निकालते, वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन पावर, तो वोल्टेज का स्क्वायर करा V²/4, पावर नीचे P/2 का 2 ऊपर गया नीचे P, तो हाफ ऑफ V²/P, और V²/P 4R आता है, 2R आ जाएगा। ये रेजिस्टेंस 2R। अब सबके रेजिस्टेंस निकाल लिए मैंने। अब रेजिस्टेंस निकालने के बाद सीरीज पैरेलल कर लो। 32R और 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन, 32R और 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसमें से 2R कॉमन ले लिया, 1:16, 1:16, 1:16 अपॉन 1 + 16, 17 आ जाएगा नीचे, ऊपर हो गया 32R/70। उसके साथ ये R सीरीज में है, उसके साथ R सीरीज में है, तो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, 17 + 32, that will be 914, 49/17R। पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो पूरे सर्किट में नेट जो पावर कंज्यूम होने वाली है वो जाएगा वोल्टेज जो लगा रखा है पूरे सर्किट में अपॉन उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 49/17R। ये 17 को ऊपर ले जाओ, 17/49 V²/R। नाउ तुम्हारे R की जो वैल्यू थी ना वो रख दो। व्हाट वाज R? R was V²/4P, V²/4P, 17/49 V²/R, R was V²/4P, V² कैंसल, 4 मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 68/49P। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, 68/49P। कई बच्चों का मुझे दिख रहा है सही है, वेरी गुड। सोहम का सही था, आकाश का सही था, और भी बच्चों का मुझे दिख रहा है कि सही था, बहुत बढ़िया। जिनका भी गलत आ रहा है उनको समझ में आया?
यस, है ना। ये जो क्वेश्चन मैंने दे दिया, मैंने आपको तो कराया नहीं था ये वाला कॉम्बिनेशन, तो आपको बेसिक से करना चाहिए था, आपको देखना चाहिए था कि पावर की वोल्टेज की रेटिंग सबकी अलग है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से करना चाहिए। तो क्वेश्चन में ना ऐसा नहीं कि बस ब्लाइंडली करने लग जाओ, देखो अच्छे से क्या दिया है। सर हाँ बोलो। सर ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे पावर P/2 दे रखी है 2V पर, तो वोल्टेज पे पावर निकाल लें उस वोल्टेज पर फॉर्मूले से। हाँ ठीक है, ये भी कर सकते हो, सही सोच रहे हो, ये भी अच्छा लॉजिक लगा मेरे को। इस वोल्टेज पे ये पावर है, तो वी वोल्टेज पे क्या होगी वो निकाल लो, इसकी भी वी पे क्या होगी, इसकी भी वी पे क्या होगी, तो फिर उनको बेसिक से कर लो। हाँ ये भी अच्छा तरीका है, सही है। ये लंबा ज्यादा हो गया, वो ज्यादा आसान हो जाएगा, सही है, गुड। बाकी सबने भी सुना है ना। जैसे इस बल्ब को V/2 पर P पावर दे रहा है, तो V पर 4P देगा ये, क्योंकि V स्क्वायर बाय P होती, पावर जो होती है V स्क्वायर बाय R होती ना, तो रेजिस्टेंस सेम है। वोल्टेज अगर इसका डबल करेंगे तो 4 टाइम पावर देगा, तो इसकी 4P पावर हो जाएगी V वोल्टेज पे। इसका वोल्टेज आधा कर दिया तो पावर 1/4 हो जाएगी, तो इसको 1/4 कर दो P/8, और ये वोल्टेज का डबल करने पे पावर 4 टाइम, तो ये 2P। तो अब इनका फिर वो निकाल लो रिजल्ट। हाँ ये भी अच्छा तरीका है, वेरी गुड। चलो अब देखो, हर बल्ब पे जो पावर लिखी रहती है ना, उसका एक मतलब और होता है, एक मीनिंग और होता है कि इससे ज्यादा पावर पे वो खराब भी हो सकता है, वो उसकी मैक्सिमम पावर कंजम्पशन की लिमिट भी होती है। या तो कई बार वो अलग से लिख देते हैं मैक्सिमम कंजम्पशन की लिमिट, या जो पावर लिखी है उसको ही हम मान लेंगे मैक्सिमम कंजम्पशन की लिमिट, ठीक है। सुनो मैंने क्या बोला, हर बल्ब पे, सर्वेश बोल रहा आंसर नहीं आ रहा, आएगा सर्वेश, उससे भी आंसर आएगा, अगर करोगे ना तो वैसे भी आंसर आएगा, कोई गलती नहीं उस तरीके में, ठीक है, सही सही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो, तो अब मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा था, जो बल्ब से पावर लिखी रहती है वो पावर उनकी मैक्सिमम कंजम्पशन की लिमिट भी हो सकती है। या तो आपको अलग से बता देंगे कि भाई ये इससे ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं कर सकता, या फिर जो पावर लिखी उसी को मान लेंगे मैक्सिमम कंजम्पशन की लिमिट है। अगर उससे ज्यादा पावर उससे ग्लो कराने की कोशिश करोगे तो वो फ्यूज भी हो सकता है, वो खराब भी हो सकता है, ठीक है। फिर ओम बोल रहा है सर वैसे ही क्या था पर गॉट द रॉन्ग आंसर। ओम कुछ गलती करी होगी करने में, एक बार चेक करो, वैसे लॉजिक बिल्कुल सही है, वैसे आना चाहिए आंसर। चलो अब मैं जो नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो समझो ध्यान से। किसी भी बल्ब पे जो पावर और वोल्टेज की रेटिंग होती है, उसके साथ साथ कई बार उस पर मैक्सिमम पावर की रेटिंग भी लिखी रहती है, कि मैक्सिमम कितना पावर से ग्लो कर सकता है, मैक्सिमम वोल्टेज कितना लगा सकते हो, कितनी मैक्सिमम पावर आ सकती है, वो लिखा रहता है। अगर नहीं लिखा है तो जो पावर लिखी है उसी को मान लेंगे कि मैक्सिमम पावर है, उसी को मान लेंगे कि मैक्सिमम पावर है, इससे ज्यादा पावर से वो ग्लो नहीं कर सकता, ठीक है। चलो जस्ट सेकेंड, ओके। अब कई बच्चे इस क्वेश्चन के बारे में अभी भी बोल रहे हैं कुछ, तो इसको मैं आता हूँ, पहले नया कॉन्सेप्ट पढ़ ले अपन, फिर इसके बाद इसको वापस देखेंगे, ठीक है ना। डोंट गेट स्टक इन दिस क्वेश्चन, हम नया कॉन्सेप्ट पहले देख ले, चलेगा। ध्यान दीजिए इधर नए कॉन्सेप्ट पे, ओके वेरी गुड, ठीक है। तो मैं नया कॉन्सेप्ट क्या बता रहा था कि हर बल्ब पे जो मार्क्ड पावर होती है, कई बार उसको हम उसकी मैक्सिमम पावर कंजम्पशन लिमिट मान लेते हैं। इससे ज्यादा पावर लगाओगे तो बल्ब खराब हो सकता है, बल्ब फ्यूज हो सकता है, वो हो सकता है कि जल जाए, हो सकता है उसमें इतनी ज्यादा हीट जनरेट हो जाए कि वो पिघल जाए, ठीक है। तो उस पावर से ज्यादा कंजम्पशन नहीं कराना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कई बार आपके पास, आपको बोल देंगे कि एक ये पूरा पूरा आपको सर्किट दे दिया और पूछ लेंगे कौन सा बल्ब लाइकली टू फ्यूज है, कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो जिस बल्ब में जो पावर लिखी है उससे ज्यादा कंज्यूम हो रही है वो डेफिनेटली फ्यूज होने वाला है, समझे बात। जिस बल्ब में जो पावर लिखी है अगर वो उससे भी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो वो फ्यूज होने वाला है। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन देखते हैं अपन, एग्जांपल के लिए क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ये पहला बल्ब की पावर जो लिखी है वो लिखी 10 वॉट एट 10 वोल्ट, दूसरे बल्ब की पावर लिखी है 20 वॉट एट 10 वोल्ट। दोनों को मैंने सीरीज में लगा दिया। अब सीरीज में लगाकर मैंने जो वोल्टेज लगाया है
वो मैं धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा हूँ, मैंने जो वोल्टेज लगाया वो धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा हूँ। तो दोनों में से कौन पहले फ्यूज करेगा? क्वेश्चन है विच बल्ब which will fuse first when V is increased। वोल्टेज को हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो दोनों में से कौन पहले फ्यूज कर जाएगा? बताओ। इसको अपन बाद में देख लेंगे, अभी हटा रहा हूं इस क्वेश्चन को। तो मेरे पास कई बच्चों के जवाब आ गए हैं, बहुत बढ़िया। ओके, तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया था, ये बल्ब 20 वॉट तक की पावर सस्टेन कर सकता है, ये 10 वॉट तक की पावर सस्टेन कर सकता है। मैं अगर बेसिक से करूं इसको, तो इसका रेजिस्टेंस पहले दोनों का निकाल लेते हैं। इस बल्ब का रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो भी वोल्टेज का स्क्वायर कर देंगे अपॉन R1 अपॉन P1, इसमें कर देंगे वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन P2, ये इनका रेजिस्टेंस आ गए। अब V वोल्टेज से जो करंट आने वाला है वो मुझे पता चल जाएगा, करंट आने वाला है V का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस का सम, और जो करंट आ गया उससे दोनों की पावर कंजम्पशन निकाल सकते हैं, P1 डैश और P2 डैश। P1 डैश हो जाएगा जो भी करंट है उसका स्क्वायर इंटू R1, P2 डैश हो जाएगा जो भी करंट है उसका स्क्वायर इंटू R। अब ये जो पावर है मैक्सिमम 10 वॉट तक जा सकती है, और ये जो दूसरी पावर है वो मैक्सिमम 20 वॉट तक जा सकती है। तो दोनों से इंडिविजुअली अपन सेफ वोल्टेज की रीडिंग निकाल लेंगे। यहाँ से वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ से वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। जिसके लिए वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कम आ रही है वो पहले फ्यूज होगा, है ना। फॉर एग्जांपल मैं डाटा रखकर अब करता हूं, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आने वाला था 10 ओम, ये रेजिस्टेंस आने वाला था 10 ओम, और ये वाला रेजिस्टेंस V का स्क्वायर अपॉन पावर करेंगे तो 5 ओम, 100/25, ठीक है। तो ये 15 आ जाएगा रेजिस्टेंस, 15 रख देते हैं यहाँ पर। तो पावर P1 डैश वो आने वाली है V/15 का स्क्वायर इंटू उसका रेजिस्टेंस 10 ओम। ये 10 वॉट से कम होना चाहिए, 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ से V लेस देन 15 आ रहा है। चलो दूसरे वाले बल्ब की पावर P2 डैश वो लिखेंगे I स्क्वायर R2, तो V स्क्वायर बाय 15 स्क्वायर इंटू 5, दिस शुड बी लेस देन 20, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो V यहाँ पे लेस देन आ रहा है 30। तो फर्स्ट बल्ब 15 वॉट पे ही फ्यूज हो जाएगा, सेकंड 30 वॉट पे फ्यूज होने 30 वोल्ट पे फ्यूज होने वाला है, तो डेफिनेटली दोनों में से पहला बल्ब पहले फ्यूज हो जाएगा। फर्स्ट बल्ब के लिए सेफ वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू 15 आ गई, सेकंड बल्ब के लिए सेफ वोल्टेज की वैल्यू 30 आ गई, तो पहला बल्ब पहले फ्यूज होने वाला है। यशवर्धन नहीं, यशवर्धन हम हमेशा बेसिक से करेंगे, ठीक है, यशवर्धन हमेशा बेसिक से करेंगे, है ना। वोल्ट V बाय रेजिस्टेंस, ये करंट आया, करंट का स्क्वायर इनटू R1, पहले बल्ब की कंज्यूम्ड पावर शुड बी लेस देन 10 वॉट, सेकंड बल्ब की कंज्यूम्ड पावर शुड बी लेस देन 20 वॉट। इन दोनों को सॉल्व करके मैंने V की रीडिंग निकाली। फर्स्ट बल्ब के लिए V की सेफ वैल्यू 15 आ गई, सेकंड के लिए V की सेफ वैल्यू 30 आ गई, तो पहले की सेफ वैल्यू कम है तो वो फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। चलो लॉजिक समझ में आया कैसे करना है? गगनदीप नहीं, दोनों बल्ब की पावर रेटिंग भी अलग अलग हो सकती है, दोनों बल्ब की पावर रेटिंग भी अलग अलग हो सकती है, तो आप जो सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। कई बच्चे इस क्वेश्चन को करने का मुझे अलग अलग तरीके बता रहे हैं, पर मैं उनको बोल रहा हूँ कि बिल्कुल मत करिए वैसा, बेसिक से करो, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग होता है। देखो हर क्वेश्चन में पावर रेटिंग वोल्टेज रेटिंग अलग अलग हो सकती है, तो आप फंस सकते हो कहीं पे, तो इसलिए बेसिक से करना, ठीक। चलो तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर, कौन फ्यूज पहले होगा कौन बाद में होगा कैसे देखना है ना। और ये कॉन्सेप्ट मैंने जो रेजिस्टेंस के बल्ब के साथ बताया ना, ये सभी इंस्ट्रूमेंट का एप्लीकेबल है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स में ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, ठीक है। हर इंस्ट्रूमेंट की एक ना पावर सस्टेन करने की लिमिट होती है,
उससे ज्यादा पावर उससे कंज्यूम कराओगे तो वो खराब हो सकता है, वो पिघल सकता है, जल सकता है, कुछ हो सकता है उसमें। तो ये जो कॉन्सेप्ट करा वो सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक, ओके। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते हैं, फ्यूज। फ्यूज वायर, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते हैं, फ्यूज वायर। ठीक है, हाँ घरों में इसलिए सीरीज नहीं लगाते, क्योंकि सीरीज में कोई एक भी अगर खराब हो जाएगा ना तो सारे में से करंट नहीं जाएगा, इसलिए घरों में सीरीज में नहीं लगाते कुछ भी। चलो अब फ्यूज वायर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो आपने अभी समझा ही है कि घरों में जो इलेक्ट्रिक जो कनेक्शन होते हैं वो सब पैरेलल में होते हैं, और घरों में एसी आता है, डीसी नहीं आता है। दिस इज सिंबल ऑफ एसी पोटेंशियल, दिस इज सिंबल ऑफ एसी पोटेंशियल, ये एसी पोटेंशियल का सिंबल है। ये बता रहा है कि यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है कि जो साइनसोइडल जैसा बदल रहा है, या प्लस माइनस दोनों में फ्लक्चुएट हो रहा है। साइनसोइडल जरूरी नहीं है, बस प्लस माइनस फ्लक्चुएट होना चाहिए। मोर अबाउट दिस हम चैप्टर पढ़ेंगे, वहां देखेंगे। और घरों में तुमने बहुत सारे अप्लायंसेस लगाए, मान लो आपने लगाया टीवी, मान लो आपने लगाया फ्रिज, मान लो आपने लगाया फैन एंड सो ऑन, बल्ब। ठीक है, बहुत सारे अप्लायंसेस आपने लगा रखे। अब गलती से क्या हुआ कि कोई भी एक अप्लायंस गलती से शॉर्ट सर्किट हो गया, तुमसे क्या हो गया कि इसके दोनों वायर आपस में जुड़ गए, दोनों वायर आपस में जुड़ गए, तो यहाँ शॉर्ट सर्किट होने से बहुत ज्यादा करंट चले जाएगा, बहुत ज्यादा करंट चले जाएगा। करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हर जो वायर है ना घर में, जितनी भी सर्किटरी है, सबके वायर में करंट की लिमिट है कि उससे ज्यादा करंट से वो खराब हो सकते, जल सकते, और तुम बहुत ज्यादा करंट पुल करने लग गए। तो वायर्स को जलने से बचाने के लिए हम बीच में लगा देते हैं फ्यूज वायर। यह है फ्यूज वायर का सिंबल, बीच में लगा देते हैं फ्यूज वायर। फ्यूज वायर क्या करता है, फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बाकी सारे वायर से कम होता है, तो फ्यूज वायर पहले खुद मेल्ट हो जाता है। वो अगर मेल्ट हो गया तो सर्किट में मेन सर्किट से जो आने वाला करंट है वही बंद हो जाएगा। अगर ये मेल्ट हो गया तो सर्किट में मेन सर्किट से आने वाला करंट ही बंद हो जाएगा, और वो बंद हो गया तो अपने बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट बच जाएंगे, सारी पूरी वायरिंग बच जाएगी। ठीक है, और ये सब पहले यूज होता था फ्यूज वायर, आजकल तो बिल्कुल सही अंश बता रहा है, आजकल तो एमसीबी यूज होती है, बिल्कुल सही। आजकल घरों में अपन एमसीबी लगा के रखते हैं। एमसीबी मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर एक थोड़ा सा अलग टेक्नोलॉजी पे काम करता है, और उसी का मिनिएचर फॉर्म अपन सर्किट अपन यूज करते हैं। तो पहले होता था यूज फ्यूज वायर, उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि कहीं भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो करंट बहुत ज्यादा पुल होने वाला है, उस करंट से हमारी वायरिंग जल सकती है, वायरिंग को बचाने के लिए फ्यूज खुद मेल्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ उसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, वो सर्किट ब्रेकर में अभी अपन नहीं डिस्कस कर रहे, हमारा डिस्कशन फ्यूज वायर का है। तो फ्यूज का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, फ्यूज क्यों लगाते हैं समझ में आ रहा है, वेरी गुड, है ना। अब फ्यूज मेल्ट कैसे होगा ये समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। सपोज ये फ्यूज वायर था, इसमें कुछ रेजिस्टेंस है, इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने से इसमें हीट जनरेट होगी, पावर जनरेट होगी, पावर जो जनरेट होगी उसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर। रेजिस्टेंस ऑफ फ्यूज वायर इसको लिख सकते हैं रो एल बाय एरिया, रो एल बाय एरिया। लेंथ, ये सिलिंड्रिकल वायर है तो जो भी उसकी लेंथ है वो लिख देंगे अपन। एरिया, अगर इसकी रेडियस मुझे आर पता है तो एरिया शुड बी पाई आर स्क्वायर, इजंट इट, क्रॉस सेक्शन एरिया शुड बी पाई आर स्क्वायर। तो ये अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आई स्क्वायर रो एल अपॉन एरिया पाई आर स्क्वायर, ये फ्यूज वायर में डेवलप होने वाली पावर आ जाएगी। पर सेकंड इतना इसमें एनर्जी हीट के फॉर्म में जनरेट हो रही है। ठीक है, तो अब फ्यूज वायर में जो पावर जनरेट हो रही है उससे क्या होगा, ये पावर वो अब्सॉर्ब करेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। और लगातार टेम्परेचर बढ़ते जाने से सरफेस का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, सरफेस एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में भी बाहर निकलने लगती है, यहाँ से रेडिएशन भी इमिट होने लगते हैं। सरफेस का टेम्परेचर अगर T है तो रेडिएशन के फॉर्म में भी हीट एनर्जी बाहर रेडिएट होती है, और जो रेडिएशन के फॉर्म में हीट का फ्लो हो रहा है dQ/dt इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, वो होता है सिग्मा इमिसिविटी सरफेस एरिया 2πRL हो जाएगा, इनटू सरफेस टेम्परेचर जो भी है इस फ्यूज वायर का, उसकी पावर 4।
मान लेते हैं सराउंडिंग से कोई हीट इस पे आ नहीं रही है, हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा सराउंडिंग से, ये केवल रेडिएशन के फॉर्म में हीट रेडिएट कर रहा है। तो सिग्मा ई एरिया टी की पावर 4 इस रेट से इससे हीट बाहर जा रही है और इस रेट से इसमें हीट जनरेट हो रही है। ये बात समझ में आ रही है क्या? समझो अच्छे से? वो बोल रहा है क्लियर है, वेरी गुड, है ना? तो फ्यूज वायर में इस रेट से हीट उसकी सरफेस से बाहर रेडिएट हो रही है और अंदर इस रेट से पावर जनरेट हो रही है। जब इक्विलिब्रियम होगा, इन इक्विलिब्रियम ये दोनों बराबर होंगे। अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, फ्यूज वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जिस रेट से पावर जनरेट हो रही है और जिस रेट से हीट सरफेस से रेडिएट हो रही है वो इक्वल हो जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम में इनको इक्वेट कर सकता हूं मैं, तो आई स्क्वायर रो एल बाय एरिया पाई आर स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू सिग्मा ई 2 पाई आर एल इंटू टी की पावर 4। ठीक है, देखो यहाँ पे दोनों साइड एल से एल कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। तो जो करंट फ्लो कर रहा है फ्यूज वायर से और उसका जो सरफेस का टेम्परेचर बनने वाला है उसमें रिलेशन दिख रहा है तुमको, सिग्मा ई 2 पाई इंटू पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 3 अपॉन रो इंटू टेम्परेचर की पावर 4। फ्यूज वायर के सरफेस के टेम्परेचर और फ्यूज वायर में फ्लो करने वाले करंट का रिलेशन है। फ्यूज वायर के सरफेस पे टेम्परेचर और उसमें फ्लो करने वाले करंट का रिलेशन है। अब तुम्हें मैक्सिमम लिमिट पता करनी है कि करंट की क्या है, तो इस टेम्परेचर की मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है? मेल्टिंग पॉइंट के बराबर। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द फ्यूज वायर should be equal to its melting point, isn't it? है ना? बताओ सही बात है क्या? ये जो सरफेस का टेम्परेचर है फ्यूज वायर का, मैक्सिमम कितना हो सकता है? उसके मेल्टिंग पॉइंट के बराबर। बट T max can be melting point of fuse wire। तो उसको अगर मेल्टिंग पॉइंट लिख दो तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, जो उससे करंट फ्लो हो सकता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। वो आ जाएगा मुझे सिग्मा ई 2 पाई आर स्क्वायर आर की पावर 3 अपॉन रो रेजिस्टिविटी ऑफ फ्यूज वायर इनटू इट्स मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर की पावर 4। हाँ ठीक है। तो फ्यूज वायर में जो करंट फ्लो करता है उसकी लिमिट किस पे डिपेंडेंट हो रही है? ये आई का रूट ले लू, उधर में चीजों का रूट ले लू तो ये आ गया। तो मैक्सिमम करंट जो फ्यूज वायर में फ्लो कर सकता है उसका रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे देखो ये सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट होता है, 2 कांस्टेंट है, इमिसिविटी मटेरियल की सरफेस की प्रॉपर्टी वो कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। ये रेडियस ऑफ फ्यूज वायर पे डिपेंडेंसी आ गई और उसके मेल्टिंग पॉइंट पे डिपेंडेंसी आ गई। तो जो मैक्सिमम करंट किसी फ्यूज वायर में फ्लो कर सकता है इट्स प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस की पावर 3/2 मेल्टिंग पॉइंट्स टेम्परेचर का स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टिविटी की पावर हाफ, रूट ऑफ रेजिस्टिविटी या पावर हाफ लिख दो। मतलब एग्जैक्ट किस किस चीज पर डिपेंडेंसी तुम्हें इस बड़े एक्सप्रेशन में दिख रहा है, और एक पर्टिकुलर मटेरियल फिक्स मटेरियल के लिए देखे तो उसकी रेडियस की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है करंट, और लेंथ ऑफ फ्यूज वायर से इंडिपेंडेंट है। देखो यहाँ पे चलो, बुराउद्दीन मेरे से पूछ रहा है dq by dt का एक्सप्रेशन कहाँ से आया? अरे ये dq by dt तुमने पढ़ा है उसमें हीट ट्रांसफर में, रेडिएशन जिस रेट से हीट रेडिएट होती है किसी बॉडी से, है ना? ये पढ़ा है आपने लास्ट ईयर हीट ट्रांसफर में। हाँ ठीक है, चलो थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा होगा, यस। तो फिर से सुन लो कि क्या क्या करा है अपने। एक फ्यूज वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा था, करंट फ्लो होने से उसमें पावर डेवलप होती है, हीट जनरेट होती है, हीट जो अंदर जनरेट हो रही है उसका रेट लिखा मैंने। अब ये हीट का होता क्या है, ये इसकी सरफेस से बाहर रेडिएट भी हो सकती है। इक्विलिब्रियम में सरफेस का टेम्परेचर मान लो T है, तो जितना हीट रेडिएट होगा उतना ही उसमें पावर जनरेट होगी। जब इक्विलिब्रियम आ गया होगा, जब इक्विलिब्रियम पहुंच गया होगा, अब टेम्परेचर और नहीं बढ़ रहा फ्यूज वायर का, उस समय क्या हुआ होगा, जितना हीट रेडिएशन से रेडिएट होता है और जितना हीट उसमें जनरेट हो रहा है ये इक्वल, दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने इक्विलिब्रियम में।
तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ फ्यूज वायर का रिलेशन आ गया विद करंट। किसी फ्यूज वायर के सरफेस का टेम्परेचर और उसके करंट का रिलेशन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे सिग्मा क्या है, स्टीफन कांस्टेंट, ई सरफेस की इमिसिविटी, ये सब पढ़ा होगा 11th में। ये 2 पाई RL वगैरह क्या है, ये इसका कर्व सरफेस एरिया है ना। तो अब हमने धीरे धीरे करंट बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बढ़ेगा, करंट बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बढ़ेगा। मैक्सिमम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कहां तक पहुंच सकता है, मेल्टिंग पॉइंट तक। तो वो अगर रख दे तो मैक्सिमम करंट इन फ्यूज वायर आ गया। तो किसी फ्यूज वायर में जो मैक्सिमम पॉसिबल करंट है वो उस फ्यूज वायर की रेडियस पे डिपेंडेंट है, लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं है। देखो यहाँ पे लेंथ का रिलेशन नहीं है, रेडियस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जितना मोटा फ्यूज वायर उतना ज्यादा उसमें से सेफली आप करंट भेज सकते हो। जितना रेडियस में ज्यादा ब्रॉड होगा, वो रेडियस में जितना ज्यादा मोटा होगा उतना ज्यादा उसमें से करंट भेज सकते हो। और रेडियस और करंट का रिलेशन ही आ गया। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है पूरा। अब बताओ कोई डाउट। चलो किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा, सब बच्चे लगता है समझने में बिजी है। जब मैंने शुरुआत करी थी ना तो मुझे लग नहीं रहा था कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपन फ्यूज वायर में ऐसा डिटेलिंग देखने वाले हैं, है ना। इसलिए आप थोड़ा सा वो इक्वेशन आते से वो हो गए। हाँ चलो समझ आ गया, वेरी गुड, ठीक है, ओके। तो हमने पढ़ा कि किसी फ्यूज वायर में उसकी रेडियस और उसका मैक्सिमम जो करंट फ्लो हो सकता है सेफली, उनका रिलेशन क्या होता है। इनफैक्ट मैंने तो पूरा करंट का एक्सप्रेशन निकाल दिया कि फ्यूज वायर के मेल्टिंग पॉइंट, उसकी रेजिस्टिविटी, स्टीफन कांस्टेंट, इमिसिविटी, उसकी रेडियस के साथ क्या रिलेशन होता है मैक्सिमम करंट का, ठीक, ओके। चलिए नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूज वायर। मैं एक अगला क्वेश्चन दे रहा हूं वो नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे। चलो तो फ्यूज बार का कॉन्सेप्ट पढ़ लो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आपको। तो हम बोल रहा है सर हम थर्मल गन से करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ कर तो सकते हो वैसे, पर तुम्हें बाकी सब चीजें पता होना चाहिए ना। ये टेम्परेचर स्टिल मेजर करने से करंट थोड़ी आ जाएगा। रेडियस पता होना चाहिए, इमिसिविटी पता होना चाहिए, सिग्मा पता होना चाहिए, रो पता होना चाहिए, तुमने जिस मटेरियल का फ्यूज वायर बनाया वो सब पता होना चाहिए। तो इतना सारा फैक्टर पता होना चाहिए, ठीक है। गोपाल बोल रहा है सर मैंने वगैरह में मेले वगैरह में अलग अलग शेप्स में गिरने वाली लाइट रहती है तो उसका क्या रहता है लॉजिक। मेले वगैरह में अलग अलग शेप्स में जलने वाली लाइट होती है, अलग अलग शेप्स में जलने वाली लाइट होती है मेले में। नियॉन लाइट्स की बात कर रहे हो क्या आप। वो डिस्चार्ज ट्यूब के कॉन्सेप्ट पे बेस करती है। चलो क्वेश्चन क्या है बता रहा हूं मैं। एक ही हमारे पास करंट का सोर्स है जो वेरिएबल है, ये सिंबल होता है करंट सोर्स का, और एरो लगा है इसका मतलब वेरिएबल है। करंट सोर्स का ऐसा सिंबल होता है, ऐसा गोला बना के उसमें एरो बना दिया मतलब करंट सोर्स है, और ये एरो लगाया मतलब कि करंट वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट के अंदर। जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी इक्वेशन दी थी मैंने टाइम के साथ। यहाँ एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, इस रेजिस्टेंस में करंट तुम्हें पता है कितना है। तुमसे मैंने पूछ लिया कि टोटल हीट कितनी डेवलप होगी। टोटल हीट डेवलप इन रेजिस्टेंस इन 0 to 5 सेकंड टाइम। 0 से 5 सेकंड टाइम में टोटल कितनी हीट डेवलप हो रही है, करो, ठीक है। टोटल हीट कितनी डेवलप हो रही है 0 से 5 सेकंड टाइम। अब
अपना टाइम हो चुका है, प्लीज जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को। मैं आइडिया बता देता हूँ फटाफट क्योंकि टाइम हो चुका है। तो हीट निकालने के लिए जब करंट वेरिएबल होगा ना तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आई स्क्वायर आर टी का। पावर जो होती है वो होती है आई स्क्वायर आर, और पावर लिख सकते हैं अपन छोटा सा हीट जो डेवलप हुआ अपॉन छोटा सा टाइम। हीट अगर क्यू लिखा मैंने तो dq बाई dt लिख सकते हैं, तो dt इधर मल्टीप्लाई करो तो टोटल हीट आई स्क्वायर आर dt का इंटीग्रेशन 0 से 5 सेकंड इसका इंटीग्रेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। आई की वैल्यू तुम्हें पता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू तुम्हें पता है, ठीक। चलो ठीक है, तो बस अपन आज यहीं रुकते हैं। अब आपका नेक्स्ट बिगिनर बॉक्स भी पूरा हो जाएगा, अगला बिगिनर बॉक्स 6 पूरा हो, 6 तो शायद पहले ही दे दिया था, 7 भी पूरा हो जाएगा, ठीक। तो होमवर्क में BB7 भी ऐड हो गया है, देखो आपका कल आपकी सैटरडे रिवीजन क्लास है सुबह, और शाम को मैंने आपको बोला था 1 2 3 4 डिस्कशन के लिए मिलेंगे अपन। तो मैं आपको एक ना लिंक सेंड कर दूंगा, या तो इसी लिंक से ज्वाइन करना है या एक नई लिंक सेंड कर दूंगा, जो भी होगा मैं कल भेज दूंगा आपको, ठीक है। शाम को 5:30 से 7 बजे तक का टाइम है, 1.5 घंटा रखेंगे अपन, ठीक। ओके चलो, बाकी BB7 भी होमवर्क